Hello everyone, I hope you are doing well. So this is शिवानी गुप्ता and welcome to my channel Learn with Shrini. आज की जो क्लास होगी ये है फॉर क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। तो देखो सिविक्स का अगर आप क्लास 10th में जा रहे हो तो आप जब जाते हो तो सबसे पहला चैप्टर ऑलमोस्ट यही पढ़ाया जाता है आपको, पावर शेयरिंग। ये चैप्टर क्या है? ये चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, प्लस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड्स के लिए, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स के जैसा तैयार कर दिया है। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो एंड प्लस इसको समझाने का एक्सप्लेनेशन उसकी जिम्मेदारी मेरी। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ये एक शॉर्ट नोट है, आप एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं, प्लस मैं समझा तो रही हूँ। ठीक है, सो इससे आपको ये जो चैप्टर है ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियोस क्लास 10th की 9th की आपको मिलती रहेंगी यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जो आपका चैप्टर है उसका नाम है पावर शेयरिंग। सो व्हाट इज पावर शेयरिंग? पहली चीज तो आती है ना कि पावर शेयरिंग है क्या, आपको जरूरत क्यों है पढ़ने की पावर शेयरिंग। सो पावर शेयरिंग एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ। सपोज आप क्लास में हो, क्लासेस होती हैं, मॉनिटर होते हैं क्लास में, तो अगर मॉनिटर को सारी पावर्स दे दी जाती है, देखो पावर तो दी जाती है, बट अगर उसको पावर इस तरह से दी जाए कि कोई कंट्रोल ना हो उसकी पावर्स पे, वो अपनी पावर का मिसयूज करने लगेगा, करेगा ना। मतलब कोई टीचर है, कोई आके उससे काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहा है, वो जो भी बनाए कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर को शेयर नहीं किया जा रहा है, वहां पे उसको एक इंसान को ही पावर दे दी गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपसे बोला जा रहा है कि अगर मॉनिटर कुछ गलत काम करे तो आप जाके उसकी कंप्लेंट करो, नो ऐसा नहीं है। तो उस केस में जो वो मॉनिटर है वो क्या करने लगा, अपने पावर का मिसयूज करने लगेगा। तो इसीलिए क्या है, पावर शेयरिंग ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में है? यहाँ एक देश को चलाने के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप किसी देश में चाहते हो कि वहां पे वो देश पीसफुली चलता रहे, हार्मनी बनी रहे, तो उसके लिए क्या करना होगा, उस देश के जो लोग होंगे उनमें आपस में पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी, वहां की गवर्नमेंट की पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत में दो कहानियां दी हुई हैं, दो स्टोरी है। किसकी है? दो डेमोक्रेटिक कंट्री है। कौन कौन सी है? एक है देखिए यहाँ पे बेल्जियम है और एक श्रीलंका है। दो कहानियां दी हुई है, श्रीलंका की एंड बेल्जियम की। तो यहाँ पे आपको समझना है कि इन दोनों कंट्रीज में क्या प्रॉब्लम हुई और इन्होंने कैसे इसको हैंडल किया। चलिए सबसे पहले बेल्जियम का देखते हैं। बेल्जियम क्या है? बेल्जियम इज अ यूरोपियन कंट्री, एक यूरोपियन कंट्री है जो कि हरियाणा से क्या है, छोटी है। हमारे कंट्री में हरियाणा इज अ स्टेट, हरियाणा एक राज्य है जिससे छोटी है जो ये बेल्जियम है। ठीक है, चलो ठीक। बेल्जियम की अगर हम बात करें तो इसकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इसकी अराउंड 1 करोड़ पॉपुलेशन है। ठीक है ना। चलो बॉर्डर की बात करें तो भाई बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस से, नीदरलैंड से, लग्जमबर्ग से और जर्मनी से। 4 कंट्रीज से ये अपने बॉर्डर को शेयर करता है। हो गया, लोकेशन पता चल गई, यूरोप में है, बाउंड्री किसके किसके साथ शेयर करता है। नाउ नेक्स्ट थिंग, एथनिक कॉम्पोजिशन, मतलब इसमें कितने कितने तरह के लोग रहते हैं, कितने लैंग्वेज स्पीकर रहते हैं, कितनी भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। सो एथनिक कॉम्पोजिशन, तो उसको समझने से पहले यहाँ पे एक चीज दी हुई है कि ये जो कंट्री थी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई थी। ठीक है, एक तरह से ऐसा नहीं कि लाइन आके खींच दिया था, नो, डिवाइडेड थी। किस बेसिस पे? लैंग्वेज स्पीकर। मतलब एक देखिए, एक जो फ्लेमिश रीजन था उसमें डच स्पीकर ज्यादा थे। जो फ्लेमिश रीजन था वहां पे डच स्पीकर्स रहते थे, जो कितना थे, पूरी कंट्री का अराउंड 59%। क्लियर है। दूसरा जो रीजन था वो था वलोनिया रीजन, जिसमें फ्रेंच स्पीकर्स रहते थे। एंड कितने थे ये थे 40%। सो 99% हो गया। 1% आ गए हमारे जर्मन स्पीकर, मतलब जो जर्मन लैंग्वेज को बोलते थे वो हो गए 1%। सो क्लियर है। तो मेजोरिटी में आ रहे हैं हमारे कौन से भाई साहब? डच। ये पूरी कंट्री की बात हो रही है। चलो ये पूरी कंट्री की बात हो गई। अब हम आते हैं जो यहाँ पे इसकी कैपिटल थी, जो थी ब्रसेल्स। ठीक है, सो ब्रसेल्स में क्या कहानी थी? ब्रसेल्स एक कैपिटल सिटी, जैसे हमारी कंट्री की दिल्ली इज कैपिटल। ठीक है ना। सो यहाँ पे ब्रसेल्स कैपिटल थी। यहाँ पे जो फ्रेंच स्पीकर्स थे, फ्रेंच जो थे वो बोल सकते हो आप, वो कितने थे? 80%। फ्रेंच थे 80% एंड डच कितने थे? 20%। तो भाई जो हमारी कैपिटल है, अब इसमें तो उल्टा हो गया, यहाँ पे हमारे डच क्या हो गए? माइनॉरिटी, और हमारे जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं वो क्या हो गए? मेजॉरिटी हो गई। तो आपको एथनिक कॉम्पोजिशन समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई। भाई चलो सब कुछ अच्छा चल रहा था, प्रॉब्लम क्या हुई? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से होती है कि यहाँ के जो फ्रेंड्स थे वो पूरी कंट्री में देखा जाए तो माइनॉरिटी थे, ब्रुसेल्स में देखा जाए तो मेजॉरिटी थे।
ठीक है ना। लेकिन कंट्री में तो देखा जाए ये माइनॉरिटी थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्या थे, बहुत पैसे वाले थे, बहुत डेवलप्ड थे, बहुत एजुकेटेड थे, ठीक है ना। तो अपने आप को ये बहुत बड़ा समझते थे। और जो डच थे, डच स्पीकर थे, उनको क्या हुआ, उनको जो ये डेवलपमेंट था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, इस सब का फायदा ना उनको बहुत बाद में मिला जाके। ये जो फ्रेंच थे इनसे बाद में मिला, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, इन लोगों में गुस्सा भड़कने लगा, जो भी डच स्पीकर्स थे। तो यहाँ पे जो डच स्पीकर्स थे, 1950s टू 1960s, मतलब 1950 आते आते 1950 से 1960 के बीच में ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो टेंशन था फ्रेंच और डच के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने देख लिया जो बेल्जियम था, बेल्जियम की लोकेशन देख ली, बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन देख लिया, प्लस देख लिया कि बेल्जियम में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी। आई होप ऑल इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज श्रीलंका। तो श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका आपको पता है, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, हमारे कंट्री के साउथ में है श्रीलंका। इट इज एन आइलैंड कंट्री और इसकी पॉपुलेशन है 2.17 करोड़ पॉपुलेशन। क्लियर है। चलो अब इसकी बात करें, यहाँ पे एथनिक कॉम्पोजिशन क्या था। सो इसकी एथनिक कॉम्पोजिशन बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, मतलब बहुत तरह के लोग रहते हैं। मेनली अगर बात करें जो बहुत मेजर पॉपुलेशन है कौन सी है, सो मेजर पॉपुलेशन में एक आती है सिन्हाला, ठीक है। जो सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं सिन्हाला स्पीकर्स, ठीक है। तो सिन्हाला स्पीकर ये हो गए हमारे 74%। 74% बहुत ज्यादा भाई, नंबर में बहुत ज्यादा है। 74% सिन्हाला हो गए। उसके बाद तमिल स्पीकर्स आते हैं, तो तमिल है 18%, जो तमिल पॉपुलेशन है वो 18%। अब ये जो तमिल है ना, इसको भी सब डिवाइड किया गया है, इसके भी सब ग्रुप है। देखो तमिल एक थे जो इंडिया से आए हुए थे, जिनके पापा दादा सब लोग मीन्स 4 फादर्स इंडिया में आए हुए थे, किस काम के लिए, प्लांटेशन के लिए। जब ब्रिटिशर्स थे वो कॉलोनी हमारी कंट्री को उन्होंने कॉलोनी बना के रखी हुई थी, तो वो हमारी कंट्री से जो लोग थे उनको प्लांटेशन के लिए लेके जाते थे आइलैंड वाली कंट्रीज में, ठीक है। तो वैसे ही श्रीलंका में भी गए, तो वो वहां पे जाके कुछ लोग सेटल हो गए, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, इंडियन तमिल्स। क्लियर है। तो वो थे अराउंड 5%, और जो बाकी श्रीलंका में रहते थे, श्रीलंका के लोकल थे आप बोल सकते हो, वो कौन है, वो है 13%। अब बात करें ये जो श्रीलंकन तमिल्स थे, ये इस कंट्री के जो नॉर्थ पार्ट थी और इस कंट्री की जो ईस्ट पार्ट थी वहां पे ही सिचुएटेड। जैसे श्रीलंका ये है हमारा, श्रीलंका है ना, तो श्रीलंका में ये वाला पोर्शन, ये और ये ईस्ट वाला पोर्शन, देखिए। सो ये नॉर्थ और ईस्ट, तो यहाँ पे जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, ये कंट्री के नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट थे, ठीक है ना। चलो ये तो हो गई एथनिक कॉम्पोजिशन। रिलीजन की बात कर लेते हैं, तो जो सिन्हाला थे वो मोस्टली बुद्धिस्ट हुआ करते थे, हैं अभी भी हैं। जो तमिल थे वो मेनली हिंदू या फिर मुस्लिम उनका रिलीजन होता था, बाकी जो 7% थे वो क्रिश्चियन थे, ठीक है ना। तो चलो ये तो हो गई भाई यहाँ के श्रीलंका की एथनिक कॉम्पोजिशन के बाद कौन कौन थे यहाँ पे, जो सिन्हाला स्पीकर थे दे आर मेजोरिटी 74%, बाकी के 18% कौन थे, हमारे तमिल्स थे। चलो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम। तो श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका को आजादी मिलती है ब्रिटिशर्स से, कब मिलती है, 1948 में। देखिएगा यहाँ पे 1940, हमारे एक साल बाद, हमको 1947 में मिला था, इनको मिलता है भाई 1948 में, ठीक है ना। तो अब देखो आजादी मिली तो गवर्नमेंट बनेगी, तो गवर्नमेंट किसकी बनेगी भाई, जिसकी मेजोरिटी है उसकी गवर्नमेंट। तो सिन्हाला की यहाँ पे गवर्नमेंट बन गई। चलो अब क्या होता है कि जो सिन्हाला गवर्नमेंट के जो लीडर्स थे, इन्होंने ना क्या फॉलो करना शुरू कर दिया, उन्होंने मेजोरिटेरियन पॉलिसी फॉलो करना शुरू कर दिया। क्या थी ये पॉलिसी, ये मेजर्स क्या थे, तो देखिए यहाँ पे उन्होंने कोशिश करी कि जो मेजोरिटी में पॉपुलेशन है, दैट मीन्स सिन्हाला, जो सिन्हाला है उनकी सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश किया जाए पूरी कंट्री में, ठीक है ना। सिन्हाला की सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश किया जाए पूरी कंट्री में, इसी को बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। क्लियर है। श्रीलंका में ये चीज होने लगती है। कैसे कैसे करी, इन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जिससे ये क्लियर है। तो क्या किया, इन्होंने एक एक्ट लाने की कोशिश करी थी, सिलोन सिटीजनशिप एक्ट। सिलोन सिटीजनशिप एक्ट, हालांकि ये जो एक्ट था ये रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, आप बोल सकते हो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसमें बेसिकली क्या था कि जो तमिल्स थे उनको सिटीजनशिप देने से डिनाई कर दिया गया, बोला गया कि आपको श्रीलंका की सिटीजनशिप भाई नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो हालांकि ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। चलिए उसके बाद इन्होंने एक एक्ट लाया था 1956 में। ये एक्ट क्या था, इसके तहत इन्होंने जो सिन्हाला लैंग्वेज थी उसको क्या बना दी भाई, ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब तमिल लैंग्वेज को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे सिन्हाला लैंग्वेज बन गई ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद की जो गवर्नमेंट आती गई, उन्होंने भी ऐसी ऐसी पॉलिसी लाई जिसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल पॉलिसी।
ठीक है। प्रेफरेंशियल पॉलिसी मीन कि उन्होंने कोई भी जॉब होती थी, कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का होता था, कोई भी सिस्टम होता था, तो उसमें वो लोग सबसे पहले किसको प्रेफर करते थे सिन्हाला को, कि भाई जो सिन्हाला होगी उसी को आगे रखा जाएगा, उनको जो आप बोल सकते हो सीट्स रिजर्व की जाएंगी उनके लिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए उनको कुछ फायदा मिलेगा। तो इस तरह से कुछ ना कुछ इनके लिए होता था। जो बाद की गवर्नमेंट आई उन्होंने किया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया भाई, अब तो इन्होंने जो इनका नया कॉन्स्टिट्यूशन आया उसमें बोल दिया कि जो स्टेट है वो अब बुद्धिज्म रिलीजन को प्रमोट करेगा और प्रोटेक्ट करेगा। क्यों भाई बुद्धिज्म, क्यों? क्योंकि जो सिन्हाला की लैंग्वेज क्या है, बुद्धिज्म है, इसीलिए यहाँ पे बोल दिया गया कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन होगा ये बुद्धिस्ट रिलीजन को, बुद्धिज्म को फॉलो करेगा और प्रमोट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो सेक्युलर नहीं रह गया ये, इसने एक तरह से बोल दिया कि ये हमारा नेशनल लैंग्वेज है। चलो, तो इसकी वजह से ये जो सारी चीजें आप देख रहे हो, 3-4 चीजें हुई और भी चीजें हुई, तो जो तमिल्स थे उनको लगने लगा भाई हमारे लिए तो यहाँ की ना पार्टी कुछ कर रही है, ना यहाँ की गवर्नमेंट कुछ कर रही है, हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से इनको एलियनेटेड फील होने लगा कि भाई हम तो कोई बाहर के उठाए हैं, हमको लाके रख दिया यहाँ पे, हमारे लिए कुछ हो ही नहीं रहा है। चलो, तो ये इसकी वजह से तमिल्स में अब आया कि भाई हमको भी कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, तो जो तमिल्स थे उन्होंने अब पार्टीज वगैरह लॉन्च करनी शुरू कर दी, अपनी पार्टीज बनानी शुरू कर दी, ठीक है। और उन्होंने क्या डिमांड रखा, उन्होंने बोला कि हाँ जो हमारी लैंग्वेज है दैट मीन्स तमिल लैंग्वेज को भी आप क्या बोलो, एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दो, ठीक है। उसके अलावा हमको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, कहाँ पे, जॉब्स में दो, यूनिवर्सिटी में दो, कहीं पे भी किसी भी फील्ड में जो आप सिन्हाला को प्रोवाइड करा रहे हो, हमको भी वो सारी अपॉर्चुनिटीज क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। आई होप क्लियर है आप लोगों तक, ठीक है। बट ये सारी जो इनकी डिमांड थी उसको क्या कर दिया, जो गवर्नमेंट थी उसने डिनाई कर दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया। तो अब 1980s आते आते इन्होंने, जो तमिल्स थे, तमिल ने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनानी शुरू कर दी, ठीक है। तो उसमें इन्होंने जो इनकी सारी ऑर्गेनाइजेशन थी, अब इनकी डिमांड क्या हो गई कि अब आप रहने दो हमारे लिए कुछ करने को, हमको क्या दे दो, हमको भाई हमारा एक तमिल इलम दे दो, इंडिपेंडेंट तमिल इलम, जिसके लिए क्या होगा, हम जो है हम करेंगे हमारे लिए जो करना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमको भाई एक इंडिपेंडेंट तमिल इलम की उन्होंने डिमांड कर ली। किसने की, तमिल्स ने की थी। चलो, तो इसकी वजह से अब बहुत ज्यादा वहां पे जो कंडीशन थी बहुत टेंस हो गई और वहां पे सिविल वॉर जैसी कंडीशन हो गई, सिविल वॉर हो गया इनफैक्ट। और इस सिविल वॉर में 1000 ऑफ पीपल मारे गए थे, 1000 पीपल मारे गए, बहुत सारे लोगों ने माइग्रेट कर दिया, बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती श्रीलंका छोड़ के जाना पड़ा। और सबसे ज्यादा जो नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है वो मिलता है इस कंट्री की इकोनॉमी पे, इस कंट्री की जो सोसाइटी थी, या फिर आप बोल सकते हो इसका ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स आता है HDI, उसमें रैंकिंग बहुत अच्छी थी, ठीक है ना। तो लेकिन इस सिविल वॉर की वजह से वो सारा कुछ ये बहुत पीछे आ जाता है, श्रीलंका की हालत बहुत पीछे हो जाती है। तो ये कुछ था सिविल वॉर, यहाँ पे इंपैक्ट। तो आपने देखा कि कैसे इन्होंने पावर को शेयर नहीं किया और लास्ट में क्या हो गया, सिविल वॉर हो गया। तो हो गई श्रीलंका की। अब हमने बेल्जियम की कहानी देख ली थी, यहाँ तक प्रॉब्लम को समझ लिया था, ठीक है। अब बेल्जियम में देखते हैं कि बेल्जियम में क्या स्टेप लिया गया। सो बेल्जियम में लिया गया अकोमोडेशन का स्टेप। अकोमोडेशन मीन्स देखो, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, सब लोग बहुत बटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, आप क्या कर रहे हो, सबको अकोमोडेट कर रहे हो, सबको इकट्ठा कर रहे हो, सबको एक बराबर का क्या दे रहे हो, जगह दे रहे हो, बराबर का दर्जा दे रहे हो, तो उसको बोलते हैं अकोमोडेशन। तो वो किसने किया, वो किया भाई साहब हमारे बेल्जियम ने, ठीक है ना। सो बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने इसी अकोमोडेशन को कई स्टेप में किया। जैसे देखो, उसने इस 4 टाइम्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ना अमेंड किया था, 1970 टू 1993। तो कोई क्वेश्चन है, 1970 से 1993 के बीच में, मींस अराउंड 23 सालों में इन्होंने अपने जो संविधान था उसको 4 बार अमेंड किया था, ताकि कोई भी पीछे ना छूट जाए, सबको भाई बराबर लेके चलना है। क्लियर है। चलो, तो इसने क्या किया, कुछ स्टेप्स हैं अकोमोडेट करने के। तो पहला उन्होंने किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, मतलब पूरी कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट थी, उसमें जो डच थे और फ्रेंच थे, मतलब जो डच बोलते थे, जो फ्रेंच बोलते थे, दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, ठीक है ना। मतलब अगर 100 लोग जा रहे हैं वहां पे, तो ऐसा कर दिया गया कि देखो कि वहां पे कर दिया गया कि 45-45 कौन हो गए, डच हो गए, 45 फ्रेंच हो गए, बाकी का कौन बच रहा है, 10, तो 10 कर दिया भाई जर्मनी को कर दिया, ठीक है ना। सो यहाँ पे अराउंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया डच को, फ्रेंच को, ताकि किसी के मन में यहाँ एलियनेशन की फीलिंग ना आए, जो कि श्रीलंका में देखने को मिली। चलो, नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट उन्होंने जो कैपिटल सिटी थी दैट मींस ब्रुसेल्स की एक अलग गवर्नमेंट बना दी, वहां की एक सरकार अलग बना दी, और वहां पे भी सेम चीज करी कि वहां पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया फ्रेंच को एंड डच को।
क्लियर है? चलो, दो चीजें हो गई। तीसरी क्या करी इन्होंने, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, जैसे हमारे यहाँ पे राज्य सरकारें होती है ना, स्टेट गवर्नमेंट्स, तो वैसे ही वहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनको जो सेंट्रल था, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी सबऑर्डिनेट नहीं बनाया गया, उनको भी उनकी पावर दे दी गई। मतलब ऐसा नहीं है कि जो पूरे देश की सरकार है वो अपनी जो डिमांड है, अपनी जो आप बोल सकते हो विलिंगनेस है, किसी पे थोप सकती है। नो भाई, जो राज्य है उनकी भी अपनी पावर है, शक्ति है। तो नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे बोला गया कि अगर अब भी कुछ रह जाता है, अगर किसी को अभी भी कुछ गिला है, शिकवा है भाई, तो यहाँ पे बना दी कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है भाई, गुस्सा मत होना, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दे रहे हैं, दिस इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज, इससे रिलेटेड जो इश्यूज होंगे वो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। यहाँ पे डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, सारे जो स्पीकर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आएंगे। क्लियर है? तो इस तरह से जो बेल्जियम था उसने, देखिए ये एकोमोडेशन इन बेल्जियम, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका शॉर्ट में भी आ सकता है अलग से कि बेल्जियम ने अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करी। अच्छा, मैंने इस चैप्टर से, पावर शेयरिंग से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं ना, उसका एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इफ यू वांट देन यू कैन वॉच दैट वीडियो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए, सो अब इसके आगे देखते हैं। कुछ लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है कि व्हाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है। सो भाई अब हमको समझना कि हमने देख लिया तो एग्जाम्पल से, एक में देखा पावर शेयरिंग नहीं किया, क्या हो गया, सिविल वॉर हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो वही चीज, अगर आप पावर शेयरिंग चाहते, अगर आप कंट्री में हार्मनी चाहते हो, पीस चाहते हो, तो पावर शेयरिंग करो। सो पावर शेयरिंग की वजह से कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, और ये डेमोक्रेसी के लिए क्या है, अच्छा है। इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि अगर आप कंट्री में पावर को शेयर करके रखोगे तो डेमोक्रेसी आपकी भाई मेंटेन रहेगी। ठीक है, डेमोक्रेसी के लिए जरूरत ही यही है कि आप पावर को शेयर करो। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के फॉर्म्स क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर शेयरिंग है। देखिए, एक तो हो गया कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में एक लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूट जो उसको एग्जीक्यूट करता है, एंड जुडिशरी जो इनको चेक करती है। तो ये तीनों है, तो ये तीनों को के बीच में क्या है, पावर को शेयर किया जाए। एक तो ये फॉर्म हो गया। दूसरा हो गया जनरल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री एंड प्रोविंशियल और रीजनल गवर्नमेंट। एक हो गया कि आप क्या कर रहे हो कि जो पूरी कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट को रख रहे हो, उसके बाद स्टेट के लिए एक गवर्नमेंट को रख रहे हो, फिर रीजनल गवर्नमेंट हमारी है। तो देखिए, अब पहला और दूसरा, पहले वाले को बोलते हैं हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग, दूसरे वाले को बोलते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। क्लियर है? हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। चलिए, नेक्स्ट क्या है कि हम पावर को किस फॉर्म में शेयर करें, जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं उनको कुछ ना कुछ पावर देके सबको हम बराबर रखें, इक्वल रखें। एक तो ये तरीका हो गया। एंड नेक्स्ट क्या है, बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। सो यहाँ पे देखिए, इसका मतलब है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो क्या करती है, वो गवर्नमेंट पे कुछ प्रेशर क्रिएट करती हैं। प्रेशर ग्रुप्स होती है, गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करती है कि वो गवर्नमेंट कुछ गलत ना करे, अपने मन का कुछ ना करे। तो इस तरह से हम कुछ पावर्स इनको देके अपनी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। इसीलिए भाई बोला जा रहा है कि ये हमारी डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग करनी ही है अगर आप डेमोक्रेसी चाहते हो। चलिए, सो ये तो था हमारा पूरा ये चैप्टर, इतना ही हमारे इस चैप्टर में हम। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है वीडियो से रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मुझे डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझे पूछ सकते हैं कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम या क्वेरी हो। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अगर कोई भी आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको सजेशन देना हो, एनीथिंग जो आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बोल सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्लस अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं हिंदी मीडियम में भी वीडियो बनाई जाए, देन आप बिल्कुल बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो इन हिंदी।